वेलकम टू द होम एकेडमी। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपके सिलेबस में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एनर्जी जो होता है ये क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी है इस दुनिया में तो क्या करना पड़ता है, या तो वो एक्टिविटी कोई ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है या तो वो नेचर में एक्टिविटी होती है। जैसे कि कोई वाटर फ्लो कर रहा है नेचर से, या हम कोई काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी लगती है। कोई भी एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है कोई भी काम करने के लिए, एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर होती है क्या करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आया, ये एक ग्रीक वर्ड है, एन इर्गोन। तो ये दो वर्ड है जो ग्रीक के है, इसका मीनिंग होता है इन और इसका मीनिंग होता है वर्क। तो एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्क कंटेंट होता है। क्या होता है, वर्क कंटेंट होता है। तो एनर्जी पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हम तो एमसीक्यू की ही तैयारी कर रहे हैं ना कि एनर्जी क्या है। तो इसमें आपको ये बात रखनी याद है कि एनर्जी क्या है, एक कैपेसिटी है टू डू द वर्क। दूसरी बात इसमें क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन है। तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है मास ऑफ द सिस्टम। किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द सिस्टम पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द सिस्टम। जितनी भी एनर्जी है, चाहे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी की सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। दूसरी बात है ये पॉइंट फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो भी थर्मोडायनेमिक की कोई भी प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, वो पॉइंट फंक्शन होती है। क्योंकि फॉर ए गिवन स्टेट दियर इज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर ईच प्रॉपर्टी। किसी एक स्टेट पे उनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। अगर हम चेंज करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द सिस्टम होती है। तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। तो ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। तो हमें यहाँ से पता चलता है इस वाली इक्वेशन से, द वर्क आउटपुट, ये जो आउटपुट वर्क होता है डिपेंड किस पे करता है, एनर्जी ऑन इनपुट पे। जो वर्क आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी इनपुट पे। तो द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी वन कैन कंट्रोल एंड यूटिलाइज। तो काम कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी कंट्रोल हम कर सक रहे हो, कितनी हम एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया। तो एनर्जी जो है इज़ द मोस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो एनर्जी है इज़ द मोस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किस किस काम के लिए है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो भी काम किया जाता था वो एनिमल लेबर, या तो जानवरों से काम लिया जाता था या तो हम खुद काम करते थे। तो जो ह्यूमन एंड एनिमल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी, और जो हमारा एनवायरनमेंट था वो भी एक क्लीन था। तो ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी बेस बना दो फिर हम असली टॉपिक पे जाते हैं। फिर जब 1785 में स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया था, जेम्स वॉट ने। कहाँ के थे वो, स्कॉटलैंड के थे। फिर 1888 में इंडक्शन मोटर इन्वेंट की, किसने की थी, निकोला टेस्ला ने इन्वेंट की थी पहली कमर्शियल इंडक्शन मोटर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ें आ गई, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन अलॉन्ग विद द कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर स्टार्टेड द न्यू इलेक्ट्रिकल एज। तो वहाँ से एक नई इलेक्ट्रिकल एज आई। तो
ऑल दिस लीड टू द इंक्रीज ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इन सारों ने क्या किया, जो एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ा दिया। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी तो हमको दूसरे दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने पड़े। सो विद द डेवलपमेंट इन द ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे जैसे ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई, लिविंग स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट हुई, एनर्जी की जो कंजम्पशन थी वो भी एक्सेलरेट हुई, वो भी बढ़ी। देखिए, आज हम हीटर का यूज़ करते हैं, पहले लोग हीटर का यूज़ नहीं करते थे। आज हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते थे, कर रहे हैं, पहले लोग ये चीज़ें का यूज़ नहीं करते थे। ये सारी जो ऑपरेट है, ये जो डिवाइसेस है, ये किससे चल रहे हैं, एनर्जी से चल रहे हैं। जैसे कि आपकी इनकी जो भी बेसिस है वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज है। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या कहता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो ये कहता है कि जो हीट हो है वो कन्वर्ट होती है वर्क में। ठीक है, हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो ये कहता है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द प्रोसेस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द प्रोसेस। ये सारी चीज़ें जो भी डिवाइसेस है डिपेंड करते हैं एनर्जी पे। अब हम जाते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे। देखिए, जो भी कंट्री जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है उसका उतना ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी कि उन वहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन ऑफ ए कंट्री is an index of the standard of living और द प्रॉस्पेरिटी डेट इज़ द इनकम। तो उस कंट्री की इनकम जो भी है वो वहाँ से हमको पता चल जाती है। तो मैं अगर हम कंपेयर करता हूँ, मैं एक डाटा है जैसे कि यूएस से, जो हमारी मेन कंट्रीज़ है, यूएस से ले लो, फिर हम जापान लेते हैं, फ्रांस लेते हैं, यूके ले रहा हूँ, चाइना ले रहा हूँ और इंडिया। ये जो चलो जो खास खास कंट्री है तो उनकी बात करता हूँ। अब जो ये टोटल जो एनर्जी, ये इनकी जो रिक्वायरमेंट है, टोटल एनर्जी कंजप्शन, तो जो यूनिट है वो मैं एक्सा जूल ले रहा हूँ। एक्सा जोल्स में कितना होता है, 10⁻18 जोल्स होता है एक्सा जोल। ये भी याद रख लेना यूनिट का क्वेश्चन। तो जो टोटल एनुअल एनर्जी कंजप्शन है यूएसए की वो 99.6 है, जापान की 21.5 है, फ्रांस की 12.1 है, यूके की 9.9 है, चाइना की 66.2 है, 23.8 है। तो ये है डाटा जो कि शो करता है एनर्जी कंजप्शन। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यूएसए का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी भी वैसे ही पता चल रही है। तो जो वहाँ के लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अब देखिए, फ्रांस है और इंडिया है, जैसे कि ये कंपेयर करेंगे, मगर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है फ्रांस के मुकाबले में, तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी जो हमारी वर्ल्ड की है उसका जो टोटल कंजप्शन है वो कितना है, 500 एक्सा जूल्स है, एक्सा जूल्स। तो ये भी बात याद रखोगे आप। उसके अलावा जो 26% जो एनर्जी है वो कौन यूज़ कर रहा है, 26% जो है वो यूएसए यूज़ कर रहा है, विच इज़ अबाउट, जो यूज़ कर रहा है विच हैज़ अबाउट 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम ये जानते हैं यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 5% है दुनिया की पॉपुलेशन। जो इंडिया है विच हाउसेज अबाउट 17% पॉपुलेशन। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन दुनिया में से 17% जो पॉपुलेशन है वो लोग इंडिया में रहते हैं। और जो इनकी एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है बहुत कम हो रही है, तकरीबन टोटल में से 3.3% हो रही है। जो टोटल वर्ल्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड एनर्जी जो है उसका अगर हम डाटा देखेंगे 3%। तो यहाँ से पता चलता है कि लोगों को जो है प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर जो दूसरी बेसिक जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो बाकी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी इक्विपमेंट्स है वो ऑपरेट होते हैं वो वाले ऑपरेट भी नहीं हो सकेंगे जब उनके पास बेसिक चीज़ ही नहीं है। तो अब हम आते हैं जो एनर्जी है उसकी टाइप्स के बारे में, उसी में हम पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है। पहली तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है,
बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी ऑफ एनर्जी। जो हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अगर हम यूजेबिलिटी ऑफ एनर्जी पे देखेंगे कि उस एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, फिर इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। फिर हम बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज़, जो ट्रेडिशनल यूज़ के बेसिस पे है, उस पे हमारी जो ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स और कन्वेंशनल सोर्स, इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? दे आर बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर मैनी डिकेड्स एंड वर इन कॉमन यूज़ अराउंड द ऑयल क्राइसिस। ये है, देखिए ऑयल क्राइसिस जब हुए थे, कब हुए थे ऑयल क्राइसिस? 1973 में। जो इनसे पहले यूज़ कर रहे थे हम, वो क्या कर रहे थे? कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे थे। आज भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर उनसे पहले इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। उसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी है, और हाइड्रो रिसोर्सेज है। तो ये आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने इनको बिल्कुल यूज़ ख़त्म कर दिया है। फिर ऑयल क्राइसिस जब हुआ, अब ये लगा कि हमारा ऑयल जो है, वर्ल्ड का ऑयल है, वो ख़त्म होने वाला है, हमें किसी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत थी तो साइंटिस्टों ने ऐसी चीज़ें डिस्कवर की। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स अब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: एनर्जी रिसोर्सेज विच आर कंसिडर्ड फॉर लार्ज स्केल यूज़ आफ्टर द ऑयल क्राइसिस। जो ऑयल क्राइसिस के बाद जो लार्ज स्केल में यूज़ करने लगी, वो कौन सी है? जैसे कि इसमें आती है सोलर एनर्जी हमारी, आज हम सोलर का यूज़ कर रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, बायोमास का यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज में आती है। इसके अलावा फिर हमारी जैसे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये भी क्लासिफिकेशंस में ही हैं। देखिए, जो मैं कुछ एडवांटेजेस बोल देता हूँ अब इस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या है। पहली, कि ये अवेलेबल होती है नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली एडवांटेजेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी, दे प्रोड्यूस नो और वेरी लिटिल पोल्यूशन। क्या आपको लगता है कि सोलर एनर्जी कोई पोल्यूशन करती है? नहीं। विंड क्या कोई पोल्यूशन करती है? नहीं। तो नो पोल्यूशन एक। फिर हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म ना होने वाली है, ठीक है ना, इनएग्जॉस्टेबल है। मगर ये बात है कि जैसे कि ना, इसके भी कुछ डीमेरिट्स होते हैं कि ये जो एनर्जी होती है डायल्यूट फॉर्म में ही अवेलेबल होती है। फिर जैसे कि अवेलेबिलिटी जो होती है इसकी अनसर्टेन है, होती है, पता नहीं कब धूप है कब धूप नहीं है। द एनर्जी फ्लो डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल फिनोमेना बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जो ऐसे नेचुरल फिनोमेना पे डिपेंड करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और डिफ़िकल्टी होती है इनमें ट्रांसपोर्टिंग सच फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे विंड एनर्जी हम इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल होती है। सोलर एनर्जी है, उसे भी हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है इनको हार्नेस करने में, इनको ट्रांसपोर्ट करने में, और ये हमारे ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होती। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद कुछ आता है, कुछ एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी चेंज, देखिए कोई भी एनर्जी है, हम उसे डायरेक्टली जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते। देखिए हमको पता है कोल है, जैसे कोल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम कोल से बल्ब को नहीं जला सकते, ठीक है ना। उसको हमें किसी कोई मैकेनिज़्म है, उन्हें हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी दूसरी स्टेजेस में। तो इस ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, हम मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वी कैन नॉट ड्राइव एन इलेक्ट्रिक मोटर फ्रॉम यूरेनियम और कोल से। इलेक्ट्रिक मोटर या बल्ब है या कोई भी, हम उसे उसको कोल से हम ड्राइव नहीं कर सकते। जो एनर्जी अवेलेबल होती है फ्रॉम ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स, उसको हम बोलते हैं रा एनर्जी। तो रा एनर्जी कौन सी होती है? जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स में अवेलेबल होती है, ठीक है, जो जिसको हम फाइनली फिर बाद में यूज़ करते हैं। मगर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरती है, उसमें उसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस हम कैसे करते हैं? देखिए, प्राइमरी हमारे पास है, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज है। दो मेथड है, एक तो नॉन इलेक्ट्रिक रूट है, नॉन इलेक्ट्रिक रूट है, एक इलेक्ट्रिकल रूट है।
तो ये जो हमारे पास इसमें दो रूट आ रहे हैं, और फिर हम इसे फाइनल एनर्जी कंजप्शन, तो हम इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एनर्जी रूट सा बनता है। तो जो प्राइमरी एनर्जी है उसको हम पहले, जैसे ये प्राइमरी एनर्जी ले ली हमने, इसको हमने प्रोसेस किया, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हुई। उसके बाद फिर हमने इसको ट्रांसमिशन लाइनों से ट्रांसमिट किया, फिर ये कंज्यूमर तक पहुंच गई, एक मेथड। फिर प्राइमरी एनर्जी है, प्राइमरी एनर्जी है, इसे हमने प्रोसेस किया, मगर इसको एनालिटिकल एनर्जी में अभी नहीं बनाया, हमने इसे सेकेंडरी एनर्जी जो है, सेकेंडरी एनर्जी उसमें बनाया। सेकेंडरी एनर्जी यानी कि फ्यूल में बनाया। फिर क्या हुआ, ये बाद में हमने इसको ट्रांसमिट किया, कंज्यूमर तक पहुंच गया। अब हमारे पास कुछ कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है, जिनमें मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी है। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? देखिए, मैकेनिकल एनर्जी की जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, हैंडलिंग में यूज़ हो रहा है, प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहा है और अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पहली इसके लिए बात ये बोला जाता है टॉप ग्रेड एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको बोलते हैं टॉप ग्रेड एनर्जी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप ग्रेड एनर्जी, तो आपका ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोलते हैं टॉप ग्रेड एनर्जी बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एज अ व्हीकल ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये यूज़ होता है हर चीज़ को, हर एनर्जी को हम इसे चला सकते हैं। कोई भी आपके पास मशीन है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसे चला सकते हैं। तो ये व्हीकल ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। एक और बात, दूसरा इसका नाम क्या है, व्हीकल ऑफ एनर्जी। तो जो दुनिया की अभी तक हमारी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है 30 से 40% वो किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो रहा है। तो ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम जो है हमारे पास आजकल, वो 30 से 40% जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है और एफिशिएंटली हम इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में भी, जैसे कि आपको तो पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कहता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है, इसमें भी दूसरी भी हो सकती है एक दूसरे में, मगर ये भी। फिर आती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लो ग्रेड एनर्जी आती है। देखिए, थर्मल एनर्जी पहले होता क्या है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अगर आपको कोई भी पार्ट बनाना है, सपोर्ट आपने अपना गियर बनाने हैं या आपने कोई भी नट बोल्ट बनाने हैं, तो आपको मटेरियल को, जैसे कि आपने वेल्डिंग की दुकान पे देखा होगा या जो वो बनाते हैं फॉर्जिंग वर्जिंग करते हैं, जैसे कि कोई पार्ट बनाना है वो पहले उसको हीट करते हैं। जब वो पार्ट नरम हो जाता है, सपोज ये नरम हो गया, अब हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। सपोज अब मैंने इसका गिलास बनाना है तो मैं इसको गिलास की शेप दे दूंगा, ठीक है। तो यानी कि हम इससे हीट, जो थर्मल एनर्जी क्या होती है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो हमने टेम्परेचर है वो हम उसको रेज कर सकते हैं थर्मल एनर्जी से। तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन। अब जैसे कि आपके हीट इंजन है, उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, हम यही जो एनर्जी हम इसी को कन्वर्ट करते हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी टाइप होती है, जैसे कि लो ग्रेड एनर्जी है इसमें, फिर इसमें मीडियम ग्रेड एनर्जी है, फिर इसमें हाई ग्रेड एनर्जी होती है। लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, जिसका टेम्परेचर 80 टू 150 डिग्री, अगर हम किसी को हीट करेंगे 80 टू 150 डिग्री, तो वो लो ग्रेड एनर्जी होती है। फिर मीडियम ग्रेड एनर्जी में हम 150 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीट करते हैं। फिर इसमें आता है 500 से 1000 या उससे भी ज़्यादा। तो ये हमारा जो इसकी कुछ टाइप्स है। अब देखिए, ये वाली जो एनर्जी है लो ग्रेड, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है।
मैकेनिकल एनर्जी में ये इफेक्टिवली कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ आपके कहाँ पर यूज़ होती है, आपके हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रही है आजकल। फिर मीडियम ग्रेड एनर्जी है, ये कन्वर्ट तो हो जाती है बट विद डिफ़िकल्टी। फिर हाई ग्रेड एनर्जी होती है, ये इफेक्टिवली आराम से कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आपका जो टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें कौन कौन सी एनर्जी आती है। पहली तो आपकी आती है सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, फिर आती है आपकी जियोथर्मल, फिर आती है आपकी ओशन टाइडल एनर्जी, फिर आती है ओशन वेव एनर्जी, फिर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन होती है जिनको हम बोलते हैं OTEC। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर किसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अभी जो ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम ये देखेंगे जो एनर्जी कुछ सिनेरियो जो है इंडिया में वो क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, देखिए जो इंडिया है, एक तो वो एनर्जी प्रोड्यूसर भी है, मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर भी है, और वो कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर भी है और वो कंज्यूमर भी है। तो कंज्यूमर जो है वो मैंने आपको पहले बोल दिया था कितना कंज्यूम करता है, वो वर्ल्ड का 3.3%। और प्रोड्यूस कितना करता है, 2.4%। वो ये डाटा है जो ये याद रखना। तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन में इसका जो नंबर है, इंडिया का 11th कंट्री है। तो हम कह सकते हैं इसका जो रैंक है वो 11th है, और जो कंज्यूमर इसमें इसका रैंक है वो 6th रैंक है। तो इंडिया करंटली रैंक एज अ वर्ल्ड 11th greatest energy producer, accounting for about 2.4% of the world total annual energy production। एंड कंज्यूमर की बात करूंगा तो वर्ल्ड 6th greatest energy consumer, accounting about 3.3% of the world total annual energy consumption। So thus India is a net energy importer, mostly due to the large imbalance between the oil and production and consumption। तो टोटल जो इसका एनुअल प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है वो 11.73 क्वाड है। ये यूनिट्स है कुछ इससे, जैसे कि BTO यूनिट है, BTO एंड 16.05 क्वाड है। ये कुछ यूनिट्स है इसके, आपके इम्पॉर्टेंट है इसमें। जैसे एनर्जी की आप यूनिट पढ़ोगे, इसमें जो यूनिट्स है वो क्वाड और BTO होता है। BTO क्या होता है, ये जो BTU मैंने लिखा, ये क्या होता है, इट इज़ अ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है, 1 pound ऑफ वाटर को हीट कर टेम्परेचर इंक्रीज करना बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये होता है BTO। जो 1 BTO होता है, एक BTO की वैल्यू जो होती है, बेसिक थर्मल यूनिट होता है ये, 252 कैलोरीज होती है। ठीक है, और जो होता है 1054.35 जोल्स होता है। तो एनर्जी का यूनिट तो जोल्स है, कैलोरी है। अगर कोई भी आ गया इस तरीके से ये आपको याद रखने होते हैं। और आपने वो जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं 1 kWh, उसमें क्या होता है, 3412 BTU होते हैं। और मैं कह सकता हूँ 3.6 मेगा जूल होते हैं, या तो 860 किलो कैलोरीज होती है, और 0.86 KGOE। ये सारे जो है ये इसके यूनिट्स होते हैं। अब मैं कुछ आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट बोलूँगा जो कि प्रमोट कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंडिया में। कौन कौन से है वो, पहला तो आता है SEC। ये कहाँ पर है, हरियाणा में है।
क्या इसकी फुल फॉर्म है? सोलर एनर्जी सेंटर। सोलर एनर्जी सेंटर ये फरीदाबाद में है, गुड़गांव रोड हरियाणा में है। दूसरा आता है SSSNIRE, सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये है जलंधर के नज़दीक कपूरथला रोड पर, पंजाब में आता है ये पंजाब में आ रहा है। फिर आता है सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, CWET। तो ये चेन्नई में है, तमिलनाडु लिख लूँ मैं, तमिल लिख लेता हूँ मैं। तो फिर टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम टेरी बोलते हैं, ये न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा सेक्टर है और उसमें जो पावर वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, मतलब यानी कि वो कितनी परसेंटेज ऑफ पावर वो यूज़ कर रहा है। सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन हम देखेंगे। देखिए पहला सेक्टर हमारा आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो पावर कंज्यूम कर रही है वो 49%। ट्रांसपोर्ट है दूसरा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो 22% कंज्यूम कर रहा है, ये 2008 तक का डाटा है। फिर हमारा रेजिडेंटल है, उसमें सिर्फ 10% है। फिर एग्रीकल्चर है, उसमें डाटा जो है वो 5% है। फिर उसके अलावा कुछ अदर्स है, उसमें 14% है। तो ये एक डाटा है। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर कैपिटा एलिटिकल एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया? पर कैपिटा एलिटिकल एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया। तो जो इंडिया में एलिटिकल एनर्जी की कंजप्शन हो रही है पर कैपिटा, वो कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 700 किलोवाट पर ईयर। तो 700 किलोवाट पर ईयर। तो ये पॉइंट जो है आप याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आउट ऑफ एनर्जी इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट ओनली, पहला ऑप्शन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट आर रिलेटेड, एनर्जी एंड इकोनॉमी आर रिलेटेड, ऑल आर रिलेटेड और नन ऑफ देम आर रिलेटेड। तो क्या होता है, एनर्जी जो है, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। देखिए इकोनॉमी जो है वो कैसे चलती, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है या और कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो भी है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी से इकोनॉमी चलती है। तो मैंने आपको पहले ही बहुत बोली, जितनी ज़्यादा हम एनर्जी का यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी होगी, उतनी ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। ठीक है। दूसरी बात, एनवायरनमेंट। तो एनर्जी जो है, फॉसिल फ्यूल्स है या दूसरी एनर्जी है, वो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं ना इफ़ेक्ट। तो जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कंबस्टेबल गैसेस है, वो उनसे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। जो भी कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे तो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑल ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फीडबैक ज़रूर दें। तो आगे हम हर टॉपिक, सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। होप आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।